सही है। इस क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने इंडिविजुअल निकाला है सबका। एक बार और सुन लो क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसमें वो ये पूछ रहा है कि विच आयन हैज बोथ मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, एंड मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। सबका इंडिविजुअली अलग अलग पूछ रहा है। अब डी जो है वो डी एक्चुअली हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है। अगर मैं सबके निकाल निकाल के देख लूं कि H11 जो है वो तो हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है H21 को, और O वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही ऑक्सीजन को जो नॉर्मल होता है। इसके पास अपने प्रोटॉन कितने होते हैं 1, इसके बाद न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1। इसी तरह ये वाला जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसके पास प्रोटॉन 1 होते हैं, न्यूट्रॉन इसके पास कितने होते हैं 2 - 1 इज 1, और इलेक्ट्रॉन इसके पास 1। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन है इसके पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं 8, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 16 - 8 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके पास 8। अब ए में डी नेगेटिव दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है ये वाला, इसके पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं 1 होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं इसके पास, क्योंकि ये है ना ये वाला आइसोटोप है, तो न्यूट्रॉन्स इसके पास कितने होते हैं 1, और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 1 होने चाहिए कि, लेकिन ये डी माइनस है ना तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 होने चाहिए। इसी तरह बी को देखो तो H3O पॉजिटिव, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, ये वाले 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन 1 है तो 3 हाइड्रोजन के पास 3 प्रोटॉन हो जाएंगे। साथ में एक ऑक्सीजन भी है, एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो एक ही ऑक्सीजन है तो 8 प्रोटॉन्स इस ऑक्सीजन के हो जाएंगे, और इस हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के एक 3 हाइड्रोजन है तो 3 प्रोटॉन्स, तो टोटल 11 प्रोटॉन्स हो जाएंगे इसके। इसके एक 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 3 इसके 8 इसके 8 9 10 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी 11, लेकिन यहाँ पे +1 चार्ज है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए, देखो इस हाइड्रोजन के पास तो कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है ना 0, ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन 8 होते हैं, तो सारे के सारे न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, फिर ओ डी नेगेटिव देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितने हैं 8, और डी के पास प्रोटॉन कितने हैं 1, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास 9, इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होने चाहिए, लेकिन एक माइनस साइन है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ जो 10, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ओ के पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, और डी के पास न्यूट्रॉन कितने हैं 1, तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 + 1 9। इसी तरह इसको देखो तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास 8, H के पास 1, टोटल 9 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होने चाहिए, लेकिन एक -1 है तो एक गेन किया हुआ है तो 10, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन के 8 ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स 8 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के बाद न्यूट्रॉन होते ही नहीं है तो सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स टोटल न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि किसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन है और प्रोटॉन ग्रेटर देन न्यूट्रॉन है। अगर ए को देखो तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन है, हाँ इलेक्ट्रॉन 2 है प्रोटॉन 1 है, लेकिन क्या प्रोटॉन ग्रेटर देन न्यूट्रॉन है, नहीं, वो तो इक्वल है ना 1 1, तो ए नहीं हो सकता। बी में क्या इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन जो है वो 11 है, इलेक्ट्रॉन छोटा है तो बी तो वैसे ही नहीं हो सकता, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन बड़ा हो ग्रेटर देन प्रोटॉन। सी में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है और प्रोटॉन 9 है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो गया, लेकिन क्या प्रोटॉन ग्रेटर देन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन 9 है और न्यूट्रॉन 9 है, वो तो इक्वल है ग्रेटर नहीं है। इसी तरह OH नेगेटिव देखो, प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 10 है, हाँ इलेक्ट्रॉन बड़ा है प्रोटॉन से। क्या प्रोटॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन 9 है और न्यूट्रॉन 8 है, मतलब प्रोटॉन भी ग्रेटर देन न्यूट्रॉन है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डी इज द राइट आंसर। सही है, आई होप समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। Which species contains the smallest number of electrons? ठीक है, अब आपको पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं एटम के पास उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आयंस बने हुए हैं तो पहले तो इसका सिंबल से पहचानोगे क्या है, पीरियोडिक टेबल में ढूंढोगे बी, बी बोरॉन होता है, इसका प्रोटॉन नंबर 5 होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होने चाहिए, 3 लूज करे हुए हैं इसने, तो 5 में वैसे 5 होने चाहिए, 3 लूज कर दिए तो कितने हो जाएंगे 2। बेरिलियम, बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर होता है 4, देखो ये आपने पीरियोडिक टेबल यूज करना है। ठीक है, ये हमारा पहले था बोरॉन 5, बेरिलियम था 4, सही है।
अब इसके पास प्रोटॉन 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 लूज करे हुए हैं तो 2। इसी तरह हाइड्रोजन का 1 होता है, ये माइनस लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ही होता है लेकिन एक गेन करा हुआ है तो 2। इसी तरह हीलियम का 2 प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 2 होने चाहिए लेकिन +1 एक लूज किया हुआ है तो 1। विच स्पीशीज कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं, ये आपको चूज करना था। तो इसके बाद 2 2 2 एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला है ना हीलियम, सबसे कम इलेक्ट्रॉन। 17 में देखो हम लोगों को पता है, ये टेस्ट से पहले किसी ने यही क्वेश्चन बिल्कुल भेजा था, ऐसा ही बिल्कुल। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो मैंने प्लेट्स बताई थी ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। लॉ ऑफ चार्जेस एक बताया था, इसमें हम कहते हैं कि जो लाइक चार्जेस है ना, लाइक मतलब एक जैसे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ये लाइक है, नेगेटिव नेगेटिव ये लाइक है, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह जो अनलाइक चार्जेस हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज पता होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, ऊपर इसके पॉजिटिव प्लेट है, नीचे इसके नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया। तो ये जो 17 में जो 1 है, ये डायग्राम सही बनी हुई है। न्यूट्रॉन्स जो है वो कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि चार्ज ही नहीं है, सीधे सीधे अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएंगे। 2 भी सही है। 3 गलत इसलिए कि क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसको नीचे जाना चाहिए था, तो इसलिए 3 सही नहीं है, 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन 18 इज, अच्छा, अब कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तो पढ़ी नहीं है। सही, नहीं पढ़ी, कब कह रहे हैं? क्या तुम्हें डेट याद है? तुम लोगों को पता है वो इंटर वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, वो इस तरह के क्वेश्चन भी देते हैं, जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज पब्लिश इन डैश, डैश की जगह डेट ऑप्शन में दे देते हैं वो। बहरहाल हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें जॉन डेल्टन जो भी हो उसने जो थ्योरी दी है, कंटेन 4 प्रेडिक्शंस अबाउट एटम्स। एटम्स को तो तुम्हें पता है ना कि एटम का स्ट्रक्चर अभी क्या होता है। विच ऑफ दिस प्रेडिक्शन इज स्टिल कंसीडर्ड टू बी करेक्ट, तो तुम लोगों को जो प्रेडिक्शंस करेक्ट थी, जो अभी एटॉमिक एटम के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमें पता है, वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करने थे ना। तो तुम्हें क्या पता है कि जॉन डेल्टन थ्योरी एटॉमिक थ्योरी क्या है? बिल्कुल नहीं पढ़ाई, कोई नहीं कह रहा पढ़ाई है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ए लेवल का क्वेश्चन था, हाँ ये ए लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ए लेवल में भी कोई जॉन डेल्टन थ्योरी नहीं पढ़ाता है। मैं जॉन डेल्टन थ्योरी के बारे में नहीं पता, उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर की कोई प्रेडिक्शन दी थी क्योंकि उस वक्त स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन जो उसकी प्रेडिक्शन करेक्ट थी वो आज भी ट्रू है। और हमने जो आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया है, एटम का स्ट्रक्चर बताया है, तो वो वाली प्रेडिक्शन जो मैंने बताया है उसमें से कोई एक उसकी प्रेडिक्शन भी है, मतलब जो एक सही उसकी प्रेडिक्शन थी। तो आपने तो एटम जो स्ट्रक्चर पढ़ा है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना था, बस सिंपल। ठीक है, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अच्छा, ये देखने में तो बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट लगता है, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये क्या बात हुई? ठीक है, इस तरह तो आप कहोगे मॉलिक्यूल्स आर आल्सो वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, चलो, लेकिन बाकी के आगे चीजें अगर आप पढ़ोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि ए इनमें से सबसे ज्यादा रीजनेबल है। नो एटम कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर पार्ट्स, मतलब एटम कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर पार्ट्स, लेकिन हमें अब पता है ना कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो एटम से ज्यादा भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होते हैं। सही है, तो एटम कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर पार्ट्स ना, नो एटम क्या मतलब, इट कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सही है, तो ये प्रेडिक्शन अब सही नहीं है, ये गलत हो गई ये बात, हमें पता। जॉन डेल्टन के जमाने में उसको नहीं पता था न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। सही है। सी क्या है, ऑल द एटम्स ऑफ particular element have the same mass, all the atoms of a particular element have the same mass, क्या ऐसा है? अभी हमने एग्जांपल ली थी ना, एक एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन के जितने भी एटम्स होंगे क्या उनका सेम मास होगा? नहीं, कुछ क्लोरीन का आइसोटोप 35 के होते हैं, कुछ 37 के होते हैं, सेम मास है इनका? नहीं है। सारे के सारे एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट विल हैव द सेम मास, ये बात सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं,
इसलिए सी भी नहीं है सही। अब सी भी अब हमें पता है कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास फ्रॉम ऑल द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना, ये ऑल द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरीन को ले रहा हूँ, ये क्लोरीन क्लोरीन है, आर डिफरेंट इन मास फ्रॉम ऑल द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब और दूसरा मैं कोई और आइसोटोप ले लूं या कोई और एक अलग एलिमेंट ले लूं, जैसे क्लोरीन मैंने यहाँ पे ले लिया ना एक 35 37। अच्छा, अगर पीरियोडिक टेबल पे आओ इस चीज समझने के लिए। एक मिनट, क्या मैं उठाऊं, कौन सा उठाऊं? हम लेते हैं, हाँ, ये हमारा क्लोरीन 35 वाला। अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। बल्कि नहीं ना, ये देखते हैं, ये दोनों देखना, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम से समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम लोगों को ये। ठीक है, ऑप्शन डी जरा सुनना, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑल द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास फ्रॉम ऑल द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। वन एलिमेंट और अदर एलिमेंट, तो एक एलिमेंट मैंने सोडियम लिया, एक एलिमेंट मैंने मैग्नीशियम लिया। सोडियम का जो प्रोडक्ट टेबल में हमने लिखा हुआ है 11 और 12, और इसका यहाँ पे 23 और 24। अच्छा, सोडियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, तुम्हारे देखना हैंडआउट्स में भी मैंने एग्जांपल दी हुई थी इसके आइसोटोप्स की। उनका प्रोटॉन नंबर तो 11 11 होगा, लेकिन उनका मास नंबर जो है ना 23 होता है और 24 होता है। इसका सोडियम का मास है तो 24, लेकिन क्या ये सोडियम एटम कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर 11 है, और प्रोटॉन नंबर 11 सिर्फ और सिर्फ सोडियम का होता है। तो ये सोडियम एलिमेंट का एटम है दोनों। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम के भी दो आइसोटोप्स हैं। मैग्नीशियम, एक तो मैग्नीशियम 23 पॉइंट समथिंग होता है और एक 24 होता है। बहरहाल, मेरा कहने का समझाने का मतलब ये है कि सोडियम का एक आइसोटोप है जिसका मास 24 होता है, और मैग्नीशियम में भी 24 होता है। तो क्या ये इन दोनों के मास से सेम है ना? और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। तो ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास, दे आर द सेम इन मास यार, सेम इन मास है ना, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। तो ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ही हर दो एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनके हमेशा डिफरेंट मास होंगे। मास नंबर सेम हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो सेम नहीं हो सकती अगर वो दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, वो क्या है? प्रोटॉन नंबर। मास नंबर सेम हो सकता है, बताने का मकसद ये था, क्योंकि कोई और 23 इसका नहीं है, लेकिन सोडियम का कोई दूसरा आइसोटोप है, उसका 24 मास है, लेकिन उसका प्रोटॉन नंबर 11 होगा। ठीक हो गया? तो ये डी है, ये भी हमारे पास गलत है। तो अब ये सारे गलत हैं, तो एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। आज तक हम कहते हैं कि हाँ एटम्स आर स्मॉल इन साइज है, तो जॉन डेल्टन की एक प्रिडिक्शन सिर्फ जो है वो वैलिड है। ठीक है, बाकी जो उसने अंदर घुस के डीप में बताई थी वो सारी की सारी अब इनवैलिड हो गई हैं। बहरहाल देखो, इतना मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी लेवल का है और इसमें थोड़ी सी चीजें सोचनी थी। देने का मकसद जो है ना, दो मकसद है ऐसे क्वेश्चन देने के। एक तो आप लोग की थिंकिंग पावर बढ़ेगी, सोचोगे थोड़ा सा, एक अपने स्टेप से आगे जाके सोचोगे, तो आपको अपने क्वेश्चन जो है वो इजी लगने शुरू हो जाएंगे। और दूसरे, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो सर्च कर करके क्वेश्चन लिख रहे थे। अब अगर कोई स्टूडेंट मुझे कह रहा है ये ए लेवल का, तो उसका क्या मतलब है? 20 टेस्ट में अगर वो मुझे कह रहा है ए लेवल का, तो उसने उसको गूगल पे लिख के सर्च करके ढूंढा है क्वेश्चन। ठीक हो गया? तो ये क्वेश्चन पेस ब्रेक करता है चीटिंग का, इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन बहरहाल जिसने ये क्वेश्चन सही करा है तो गुड इनफ। जिसने अगर सही नहीं भी करा है लेकिन इस क्वेश्चन को उसने समझने की कोशिश की है पढ़ के, तो वो भी गुड इनफ है। एक्सीलेंट काम। ठीक हो गया?
अच्छा, अब ये रूल नहीं है कि ए लेवल का क्वेश्चन ओ लेवल में नहीं आता, पास पेपर्स में भी आते हैं। बहुत सारे ए लेवल के एमसीक्यूज जो है वो एज इट इज उठा के ओ लेवल में दे रहा होता है, ठीक है, जो हाँ सिलेबस की लिमिट में होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को आप सिलेबस सिलेबस की लिमिट से चैलेंज नहीं कर सकते, सिलेबस की लिमिट से बाहर नहीं है क्वेश्चन। हाँ, डिफिकल्टी लेवल, थिंकिंग लेवल इसमें ज्यादा है, लेकिन ये है ओ लेवल की सिलेबस की लिमिट में। बहरहाल, कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? ये क्वेश्चन इजी था मिदत, लेकिन उन लोगों के लिए इजी था जिन लोगों ने बोला ना, अरे हाँ एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, लगा के आ जाओ, बात खत्म। देखिए, जिन लोगों ने आगे वाकई में बी सी डी पढ़ के उसको सोचने की कोशिश की ना, तो फिर वो लोग फंस के कंफ्यूज होते हैं। जैसे डी जो होता है वेरी ट्रिकी, डी ऑप्शन जो होता है उसको समझना, इसी तरह सी ऑप्शन जो होता है उसको भी समझना, इट वाज ट्रिकी। लेकिन जिन्होंने बोला अरे नहीं एटम्स आर वेरी स्मॉल, ए लगा के आ जाओ, तो उनके लिए तो ये बड़ा आसान था क्वेश्चन। बहरहाल, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पास पेपर्स कर रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, सारे ऑप्शंस को कंसिडर करो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अभी से सारे ऑप्शन को कंसिडर करोगे तो बाद में 3-4 महीने बाद आप लोगों को रियलाइज होगा कि केमिस्ट्री बहुत इजी है और आगे के चैप्टर पानी की तरह हो रहे होंगे, और आखिर में एग्जाम से पहले आपके पास एटलीस्ट केमिस्ट्री का बोझ नहीं होगा कि यार इतनी सारी चीजें समझनी, कुछ समझना नहीं होगा, सिर्फ पास पेपर्स आपको गो थ्रू करने होंगे, दैट्स इट। हमनान लेक्चर सुनना, रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा समझ, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात है। इसलिए मैंने बता दिया कि ये जो क्वेश्चन था ना, इसका डिफिकल्टी लेवल तुम्हारे लेवल से ज्यादा था। तो अगर किसी को नहीं समझ आया और अगर वो ये क्वेश्चन हार मान ले, छोड़ दे, नहीं समझना ही नहीं है मुझे, तो कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये हो कि तुम लोग जो है एक स्टेप फॉरवर्ड जाके समझने की कोशिश करो। नहीं सर, वो मैं उसके ऑप्शंस की बात कर रहा था कि सिर्फ यही समझ आया था उस वक्त। हाँ, ऑप्शंस ही तो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को सिर्फ हाँ वेरी स्मॉल होता है ये लिख के आ जाओ, तो उनको तो सही है, समझ इजी लग रहा होगा। लेकिन जिन्होंने आगे पढ़ लिया होगा ना, तो वो बोलोगे कि समझ ही नहीं आ रहा ये है क्या। और जिन्होंने कोशिश की होगी समझने की, वो फंस गए होंगे बीसीडी में कि अब क्या करें। तो खैर, लेकिन वो बीसीडी, बहरहाल अगर अभी भी समझ नहीं आया तो लेट गो, लेकिन थोड़ी सी कोशिश कर लो समझने की। लेकिन ये ए लेवल का ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि ओ में आ सकता है, और ऐसे बहुत सारे ए लेवल के क्वेश्चन ओ लेवल में आ चुके हैं। खैर, आगे पढ़ते हैं। इन विच ऑप्शन डू ऑल थ्री पार्टिकल्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? इसमें आपने सब पार्टिकल्स के जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने थे और सिलेक्ट करना था। आई गेस ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। नाइट्रोजन है, N3 नेगेटिव दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है। प्रोटॉन आपको पता है इसके 7 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होने चाहिए, लेकिन 3 गेन करे हुए तो 10 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन्स 15 माइनस 7 कर दोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 8। इसी तरह सबके निकालोगे और हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से बनती है ना। अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम बनेगी। जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम बनेगी। और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लेना, इन सब में तीनों में सेम होने चाहिए वो, तो वाला ऑप्शन ले लेना। सही है, इसका आंसर बी है वैसे, ट्राई करना, हो जाएगा, ना हो तो फिर पूछ लेना। 20 is 20 is relatively easy. Responses A to D should be selected on the basis of 1 2 and 3। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देख चुके हो पीछे। यूज द डाटा बुकलेट। डाटा बुकलेट ये चीज छोड़ दो क्या होती है, खैर अभी मैं बताता हूँ क्यों लिखा हुआ है ये वर्ड। विच स्टेटमेंट अबाउट द फास्फोरस एंड क्लोराइड आयन आर करेक्ट? तो फास्फोरस आयन 31, इसके पास इसका प्रोडक्ट टेबल से प्रोटॉन नंबर देखो फास्फोरस का, तो फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर कितना होता है? ठीक है, प्रोडक्ट टेबल यूज करने की आदत डाल लो। फास्फोरस हमें मिला पी, ये रहा, ठीक है, इसका प्रोटॉन नंबर कितना है, 15 है। और दूसरा क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, वो भी याद कर लो यहीं पे। फास्फोरस 14, सॉरी 15,
phosphorus has a proton number of 15, protons 15 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 होता है 16। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने प्रोटॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन 3 गेन करे हुए ना, 3 माइनस है, तो 15 16 17 18। क्लोरीन 35 माइनस और ये 17 होता है, तो प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 35 माइनस 17, 35 माइनस 17 होता है 18। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 70, लेकिन -1 है ना, एक गेन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स 18। क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट अबाउट द फास्फोरस एंड क्लोराइड आर करेक्ट? दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास, फॉस्फाइड और क्लोराइड के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना दोनों के पास, तो 1 इज करेक्ट। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं, इसके पास 16 है, इसके पास 18 है, तो 2 गलत हो जाएगा। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं, प्रोटॉन्स इसके पास 15 या 17, ये भी गलत हो जाएगा। 1 ओनली इज करेक्ट, 1 ओनली इज करेक्ट इन डी। सही है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन में कोई ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने अपने पास पेपर्स में बहुत सारे करे हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये ए लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये ए लेवल का क्वेश्चन है, ओ लेवल के लेवल का, वहां पे उन्होंने एक आसान क्वेश्चन डाला हुआ था। तो प्रोवाइड थिंग इज दैट कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आप क्वेश्चन इस तरह से डिफिकल्टी लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने दिए ना, इससे ज्यादा हाई डिफिकल्टी लेवल पेपर में आ नहीं सकता। मतलब तुम लोगों को इस तरह के अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब से, तो आप लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगर 3 या 2 एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में, ज्यादातर एमसीक्यूज कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे, हद मार के 3 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 आएंगे, 2 से ज्यादा बहुत मुश्किल आए, तो 2 तो सही करके आओगे आओगे। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट अगर बने हुए ना एमसीक्यू से, तो पेपर 2 तो सारा सही होगा। अब पेपर 2 के जो तुम्हारे थ्योरी के क्वेश्चन है वो करो, नेक्स्ट टेस्ट हम ट्राई करेंगे किसी तरह पेपर 2 का लें।